हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जीओसी का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले स्टेबिलिटी ले रहे हैं कार्बोकेटाइन की। हम बेसिकली थ्री इंटरमीडिएट्स देखते हैं: कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल एंड कार्ब एनाइन, या फिर एनाइन भी कह सकते हैं इसको हम। चलिए एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोकेटाइन से। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन जो है इसके लिए हमने, वैसे तो खैर बहुत सारे फैक्टर इसमें लगते हैं, लेकिन हमने इन सभी फैक्टर को समराइज किया है इजी करने के लिए कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को एक सिंगल कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और उसके लिए हमने एक बहुत ही सिंपल वे में इसको ऑर्गेनाइज किया है। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले है इसमें कार्बोकेटाइन को हमें सबसे पहले क्या देखना है कि वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले कॉन्सेप्ट से नहीं देखना है, यहां हमने अपने लिए सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड बनाया है। अब हम अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड किसको माने? कार्बन कार्बन में जैसे सिंगल बॉन्ड है और उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम सेचुरेटेड कैटेगरी में मानेंगे। ठीक है, अगर कोई डबल बॉन्ड कार्बन के बाहर है, जैसे सपोज करें डबल बॉन्ड तो है बट वो कार्बोकेटाइन उससे दूर है, उस कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं है जिस पर कार्बोकेटाइन है, इसको भी हमें सेचुरेटेड मानना है। अनसेचुरेटेड किसको मानेंगे? जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव हो, ये अनसेचुरेटेड की कैटेगरी में। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है। अगर वो सिंगल बॉन्ड वाले, ध्यान रहे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पर है, दैट इज सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड यानी जैसे ही आप अनसेचुरेटेड देखो उसको आप लेस स्टेबल बता दो, या ये कहें लीस्ट स्टेबल बता दो। और इसमें अगर डबल ट्रिपल दोनों हैं तो डबल बॉन्ड को आप प्रायोरिटी पर रखें स्टेबिलिटी में। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आपको क्या देखना है? अगर वो साइक्लिक हैं तो ये देखना है कि वो एरोमेटिक हैं, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। जैसे हम जानते हैं साइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? सेचुरेटेड, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसके बाद जब हम दोनों स्टेप देख लेते हैं, अब हमें थर्ड स्टेप पर आना है। ध्यान रहे जब भी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे पहले स्टेप को कंप्लीट करना जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। इसमें आपको क्या चेक करना है कि रेजोनेंस हो रहा है या नहीं, कार्बोकेटाइन रेजोनेंस का पार्ट है या नहीं, कॉन्जुगेशन का पार्ट है या नहीं। तो रेजोनेंस में अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रेजोनेंस में नहीं है तो स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। अब रेजोनेंस अगर कार्बोकेटाइन का देखें, कॉन्जुगेशन देखें, तो ये दो कैटेगरी में इन्वॉल्व हो सकता है: लॉन पेयर रेजोनेंस, डबल बॉन्ड रेजोनेंस। ऐसे में आपको लोन पेयर वाले को प्रायोरिटी पे रखना है, ये मान के चलें कि कार्बोकेटाइन के लिए लोन पेयर दान महादान, यानी लोन पेयर अगर आ गया तो उसकी स्टेबिलिटी डबल बॉन्ड वाले रेजोनेंस से ज्यादा हो जाएगी, नॉन रेजोनेंस। अब लास्ट में हमें क्या देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स इसमें लग रहे हैं। जैसे मान लो कोई हमने मॉलिक्यूल लिया, उसमें ये सारे फैक्टर लग रहे हो, तो आपको प्रायोरिटी पे किसको रखना है भाई? अगर हम देखें कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है? कार्बोकेटाइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है। और कार्बोकेटाइन एक चार्ज है और चार्ज हमेशा गुस्से की तरह होता है, और गुस्सा जितना कम हो स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो यहां पर हम देखें इस कार्बोकेटाइन का गुस्सा कम कब होगा? जब कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप कौन से होते हैं? पॉजिटिव इफेक्ट। और पॉजिटिव इफेक्ट में डोमिनेंट कौन होता है? प्लस एम। यानी प्लस एम अगर जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। आगे हम चलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट फैक्टर आता है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में जितने ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगेंगे, जितने ग्रुप पास में होंगे इफेक्ट ज्यादा लगेंगे, आई प्लस आई ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब देन ये दोनों फैक्टर वो हैं जो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, और वो है माइनस आई और प्लस एम। माइनस एम जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही डिक्रीज। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये तो हमने एक नॉर्मल, ये हमने देख लिया सीक्वेंस। आपको जब भी कोई कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन गिवन हो, आप बस इस सीक्वेंस को फॉलो कर लें, आपके 100% क्वेश्चन सही होंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। एक एग्जांपल हमने ले रखा है, इस एग्जांपल में हमने 3 कार्बोकेटाइन ले लिए।
अब सबसे पहले में क्या चेक करना था कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, इसमें से क्या कोई अनसैचुरेटेड है, तो यहां पर हम देखें डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर पॉजिटिव, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड को तो आपको क्या करना है, देखते ही लास्ट कर देना है, यानी फर्स्ट तो लास्ट हो गया। अब सेकंड और थर्ड में सैचुरेटेड सैचुरेटेड, ये भी सैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड तो है बट वो थोड़ा दूर है, हमें कार्बोकेटाइन को देखना है बस। यानी इसका मतलब ये हो गया सेकंड और थर्ड है जो फर्स्ट से तो पहले आएंगे। अब इन दोनों में पहले कौन आए, तो नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया क्या है, एरोमेटिसिटी। अब ये साइक्लिक तो है नहीं तो एरोमेटिसिटी इसमें फॉलो होगी नहीं। फिर अभी देखें हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या था, यहां पर अब आते हैं हम रेजोनेंस नॉन रेजोनेंस। अगर इसमें हम देखें तो इन दोनों में रेजोनेंस किस में है, तो थर्ड में पॉजिटिव सिंगल डबल इसमें रेजोनेंस है, इसका मतलब थर्ड जो है इसकी स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा, और ये फर्स्ट तो ऑलरेडी लीस्ट स्टेबल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि तीनों ही कार्बोकेटाइन साइक्लिक हैं, साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक हो, पहला टारगेट तो हमारा क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जिस पर पॉजिटिव वो सिंगल बॉन्ड में, मतलब हमारी तरफ से ये सैचुरेटेड है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप। एक बार जरा हम वापस देखें सेकंड स्टेप क्या थी, तो सेकंड स्टेप थी एरोमेटिसिटी, देन नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अगर हम इसमें देखें तो फर्स्ट वाला जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, यहां पर हम देखें दोनों ही नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना, तो एंटी एरोमेटिक ये नॉन एरोमेटिक और ये भी नॉन एरोमेटिक, इसका मतलब ये हो गया जो नॉन एरोमेटिक होगा वो एंटी एरोमेटिक से तो ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब सेकंड थर्ड जो होंगे इन दोनों की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा होगी। ये तो डिसाइड हो गया, इनको तो लास्ट कर दिया, एंटी एरोमेटिक दिखते ही लास्ट, इनको हम बोलते हैं पहली नजर के लास्ट, कि देखा और लास्ट हो गए। और उनमें कौन आते हैं, या तो अनसैचुरेटेड या एंटी एरोमेटिक, तो इन दोनों को क्या याद रखेंगे, पहली नजर के लास्ट। चलिए अब इन दोनों को देख लेते हैं। यहां हम देखें पॉजिटिव सिंगल डबल, इसमें रेजोनेंस है और इसमें रेजोनेंस नहीं, यानी सेकंड जो है वो फर्स्ट से ज्यादा हो गया, सॉरी सेकंड थर्ड से ज्यादा हो गया, और फर्स्ट तो सबसे लास्ट इसमें था ही। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि सैचुरेटेड सैचुरेटेड सैचुरेटेड, तीनों सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पर पॉजिटिव हैं ये। ठीक है, अब साइक्लिक है नहीं तो एरोमेटिसिटी लगाएंगे नहीं। अब हमारा थर्ड रूल क्या था कि रेजोनेंस है या नहीं। अगर हम देखें फर्स्ट में रेजोनेंस नहीं है, सेकंड में पॉजिटिव सिंगल डबल इसमें रेजोनेंस है, यहां पर रेजोनेंस नहीं है, और यहां पॉजिटिव सिंगल इसमें भी रेजोनेंस है। अब जब रेजोनेंस हो रहा है तो फिर अब फर्स्ट तो तीनों में लास्ट हो गया क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है, जिसमें है उसको देखते हैं। ये डबल बॉन्ड का रेजोनेंस, ये लोन पेयर का रेजोनेंस, और हमने कहा था कार्बोकेटाइन के लिए लोन पेयर दान महादान, महादानी को आगे लाओ, यानी थर्ड की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा हो जाएगी और सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि तीनों ही साइक्लिक हैं, तीनों साइक्लिक हैं, सिंगल बॉन्ड, तीनों सैचुरेटेड हैं। अब हम देखते हैं इसमें वही एरोमेटिसिटी। फर्स्ट की हम बात करें तो फर्स्ट में क्या देख रहे हैं हम, ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है ना, नॉन प्लेनर है, नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस भी है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। थर्ड एक बहुत ही स्पेशल केस, बहुत स्पेशल केस है थर्ड, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन। और ये जो कार्बोकेटायन है इसको हमें एज इट लर्न करना है कि ये जो है ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन की कैटेगरी में आता है। इसका जो रीजन हम बताते हैं वो रीजन होता है डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, रिंग ओपन एंड क्लोज होती रहती है, ऐसा लगता है ये डांस कर रहा है, डांस करने से तो स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। ठीक है, तो यहां पर हम देखें थर्ड जो है ये एक्सेप्शनली मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में काउंट होता है। फर्स्ट सेकंड में देखें एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, जैसा हम जानते हैं एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक, इसका मतलब
जो सेकेंड है ये फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फर्स्ट से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम एक और कार्बोकेटाइन पर आते हैं, और इस बार हम देख रहे हैं कि इसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो गई। बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होते ही हम देखेंगे कि इसमें स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी, वही रेजोनेंस की वजह से। फिर भी देखते हैं इसमें, चलिए देखें फर्स्ट यहां पर हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव और बेंजीन रिंग, इसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस तीनों में है। अब एक्स्ट्रा क्या है वो देखते हैं। यहां पर CH3 इसका प्लस H, यहां इसका भी प्लस H, और यहां इसका भी प्लस H, और प्लस H जो होता है वो अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, यहां अल्फा हाइड्रोजन है 3, अल्फा हाइड्रोजन 2, अल्फा हाइड्रोजन 1, और हम जानते हैं मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबिलिटी। तो यहां से हम देखें स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारा क्या आएगा, सबसे पहले तो उनको आगे ले आते हैं जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, और इन तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन है और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। फर्स्ट सबसे लास्ट आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें हमें एरोमेटिसिटी नहीं देखनी क्योंकि कार्बोकेटाइन एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो था कार्बोकेटाइन, अब हम नेक्स्ट इंटरमीडिएट पर आते हैं, और वो नेक्स्ट इंटरमीडिएट है का एनायन। यहां एनायन में हम कार्बेनाइन नहीं कह रहे हैं, यहां हम एनायन में एनायन ही कह रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मोस्टली कार्बन पर ही होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो होता है ये नेगेटिव चार्ज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों पे हो सकता है, तो इसलिए हमने एनायन बोल दिया। अब इसमें हमें स्टेबिलिटी के लिए वही कुछ कॉन्सेप्ट हम बना लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारा है वो है एरोमेटिसिटी। अच्छा ये जो एरोमेटिसिटी है वो सिर्फ आपको एक ही एग्जांपल में देखने को मिलती है, बस ये। अगर ये एग्जांपल आपको गिवन नहीं है तो इस कॉन्सेप्ट को आप छोड़ सकते हैं, ये सिर्फ इस एग्जांपल के लिए है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक नेगेटिव आयन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर ईएन मोर स्टेबल। ठीक है, एक एनायन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ईएन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी है, और नेगेटिव चार्ज में होते हैं इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी होगी नेगेटिव उतना ही ज्यादा रुकेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्टर है वही रेजोनेंस है या नहीं। अगर रेजोनेंस है तो मोर स्टेबल। अच्छा इसमें भी दो तरह की रेजोनेंस है, वैकेंट ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड। जैसे वहां हमने लॉन पेयर कार्बोकेटाइन देखा था, लॉन पेयर डबल बॉन्ड, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल डबल बॉन्ड, इन दोनों में से आपको इस पर प्रायोरिटी पर रखना है। नेक्स्ट इफेक्ट्स आ जाते हैं। यहां पर देखें, यहां जितना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसको ऐसे समझें कि चार्ज हमेशा गुस्से की तरह होता है, नेगेटिव को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि उससे उसे कोई इलेक्ट्रॉन देके चला गया, इलेक्ट्रॉन देके चला गया और उसको एनायन बना दिया। ठीक है, सपोज करें कोई एनायन है A-, इसका मतलब A के पास इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसका गुस्सा कम कैसे होगा? कोई इससे इलेक्ट्रॉन ले ले, और इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप कौन होते हैं? नेगेटिव इफेक्ट, और ये नेगेटिव इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा, गुस्सा कम। तो यहां पर हम देखें -I -M सबसे ज्यादा क्योंकि डोमिनेट करता है, देन -I प्लस M। यहां हमने -H या +H हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लिखा है क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन एनायन में फॉलो नहीं होता। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला हमने एग्जांपल लिया, वही एनायन तीनों में हमने बना लिए हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है? एरोमेटिसिटी, और वो तो एग्जांपल एक फिक्स था। सेकंड था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेक करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन से। यहां हम देखें हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका वो क्या है, यहां पर सॉरी इसमें यहां हाइब्रिडाइजेशन है इसका sp3। हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं? लॉन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है ये sp2 है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो सीक्वेंस होती है वो इस सीक्वेंस में होगा, ये sp2 sp3। यहां हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि लॉन पेयर और जो सिग्मा बॉन्ड है उसको काउंट कर लेते हैं। हमें ध्यान रखना है अगर एनायन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको हम डीलोकलाइज्ड मानते हैं, और जो डीलोकलाइज्ड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन हम यहां पर sp2 मान लेंगे।
हाइब्रिडाइजेशन sp2 हमने क्यों माना, डिलोकलाइज्ड है इस वजह से, ये एनायन तो काउंट होगा नहीं क्योंकि लोन पेयर तो रेजोनेंस में शिफ्ट हो गया, केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट होंगे। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की सबसे ज्यादा, यानी थर्ड जो है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और फर्स्ट की सबसे कम, क्योंकि ये sp3 है। sp2 के दो एग्जांपल, सेकंड एंड फोर्थ, जब दोनों की ईएन सेम हो, अब देखना है कि रेजोनेंस किसमें है, तो फोर्थ में रेजोनेंस है और थर्ड में नहीं, तो जिसमें रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इस सीक्वेंस में हम इसकी स्टेबिलिटी बना लेंगे एनाइन की। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसमें डिफरेंट एटम भी हैं। यहां देखें ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कितने मानते हैं, 3.5। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेजोनेंस में है तो sp2 होगा, sp2 कार्बन की en 2.75, और यहां ऑक्सीजन ही है, अगेन 3.5। इसमें तीनों में सबसे कम डबल बॉन्ड की है, सॉरी सेकंड वाले की है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये सेकंड सबसे लास्ट में आ गया। अब हम देखें फर्स्ट में रेजोनेंस नहीं है, सेकंड में रेजोनेंस हो रहा है, बट हमें क्या ध्यान रखना है, रेजोनेंस से ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को। चलिए आते हैं इस पर। अब फर्स्ट और थर्ड की बात करते हैं, दोनों की ईएन सेम, लेकिन यहां रेजोनेंस है और यहां रेजोनेंस नहीं है, तो जिसमें रेजोनेंस है इसकी ईएन जो है, सॉरी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसमें रेजोनेंस नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमने क्या देखा है कि तीनों में ही ऑक्सीजन है, यानी वो कंफ्यूजन तो खत्म कि ईएन किसकी ज्यादा। अब डायरेक्ट हम रेजोनेंस पर आते हैं। हम देख रहे हैं फर्स्ट में रेजोनेंस है नेगेटिव सिंगल डबल, सेकंड में भी रेजोनेंस है, थर्ड में नहीं है। इसका मतलब थर्ड को तो हम वैसे ही लास्ट कर देते हैं स्टेबिलिटी में क्योंकि रेजोनेंस नहीं है। अब फर्स्ट सेकंड में आते हैं। फर्स्ट सेकंड में देखें दोनों में रेजोनेंस है, सेकंड में तो ज्यादा रेजोनेंस है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस कह सकते हैं, इसमें कम है, लेकिन इसमें कम तो है लेकिन इसके रेजोनेंस में दम है। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव को क्या चाहिए, En, यहां अगर ये शिफ्ट होगा तो शिफ्ट कहां होगा, मोर En टू मोर En, लेकिन अगर ये शिफ्ट हुआ तो मोर En टू लेस En, कार्बन की En कम होती है और हम चाहेंगे नेगेटिव कहां रहे, मोर En पर। इसका मतलब फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा, यहां मोर En टू मोर En, मोर En टू लेस En। इसको हम इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी कह सकते हैं, इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट, इक्वल इक्वल, नॉन या अनइक्वल कह सकते हैं इसको। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल एनायन के। अच्छा एक इंटरमीडिएट और रह गया हमारा, और वो है कार्बन फ्री रेडिकल। और कार्बन फ्री रेडिकल की अगर हमें स्टेबिलिटी देखें, बहुत ही सिंपल है, सबसे इजी है इसमें। इसको और इजी बनाते हैं एक सिंपल सी लाइन से, और जस्ट एज कार्बोकेटाइन, इसका मतलब जैसे ही हमें फ्री रेडिकल दिखे आप उसको कार्बोकेटाइन बना दो, कार्बोकेटाइन बनाते ही वो क्या बन जाएगा, मतलब कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वही स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की हो जाएगी। एक एग्जांपल देखें, जैसे सपोज करें ये हमें फ्री रेडिकल गिवन है, ये 3 फ्री रेडिकल हमने ले लिए, ये 3 फ्री रेडिकल हमने ले लिए और हमें इन तीनों की स्टेबिलिटी देखनी है। आप बस इसको एक काम करो, इसको कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर दो। सपोज ये तीनों कार्बोकेटाइन होते तो हम सबसे पहले क्या देखते कि रेजोनेंस किसमें है, थर्ड में, थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। अब देखते फर्स्ट सेकंड दोनों में रेजोनेंस नहीं है, ये कार्बोकेटाइन इमेजिन कर रहे हैं, तो यहां पर हम क्या देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां अल्फा हाइड्रोजन 3 है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन 6 वाले अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सेकंड देन फर्स्ट, ये सीक्वेंस हो जाएगी इसकी स्टेबिलिटी की। तो फ्री रेडिकल बहुत आसान है, आप इसको कार्बोकेटाइन इमेजिन करके कर लें। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इन ए शॉर्ट वे। ठीक है ना, बहुत ही हमने इजी वे में इसको कन्वर्ट किया है, आपके इससे मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।